नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं संख्या पत्ती की क्लास सेकंड के बारे में। हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है जिसके अंदर हमने बेसिक बेसिक कंप्लीट कर लिया। जो संख्या पत्ती के अंदर जो मैथ है उसका जो बेस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारी सेकंड क्लास रहेगी। तो कल वाली क्लास में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक ये सारी की चीज़ें देखी थी जिसमें परिमेय, अपरिमेय वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके आगे हम बात करते हैं भाजकता का नियम। तो मेरे को ये बताओ कि भाजकता का नियम क्या होता है? तो भाजकता वो होती है कि हम किसी संख्या के अंदर अगर दूसरी संख्या का भाग दे रहे हैं, तो भाग पूरा-पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 से भाजकता का नियम। इसकी बात हो रही है यहाँ पे 2 से भाजकता का नियम। पहले हमको ये पता करना है कि कौन-सी संख्या के अंदर 2 का भाग पूरा-पूरा जाएगा और किसमें नहीं जाएगा। तो इसमें थोड़े-थोड़े कुछ हिंट है, उसकी वजह से हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि इस संख्या के अंदर 2 का भाग जाएगा, इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो बताओ कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं 2 की भाजकता का नियम क्या होता है। तो एक शॉर्ट ट्रिक है कि कोई भी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट दे रखी हो, उसके अंदर अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 अगर ये संख्या आपको दिखाई दे रही है इकाई के अंक पे, तो उसमें 2 का भाग पूरा-पूरा जाएगा। याद रह जाएगा सबको कौन-सी संख्या है याद करो 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये संख्या इकाई के स्थान पे है, तो वो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी डिजिट की हो, उसके अंदर 2 का भाग पूरा-पूरा जाएगा। याद हो गया सबको? देखो फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कल को कोई क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आ गया मान लो, कि इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो आप क्या देखोगे इकाई के अंक पे क्या है 5 आ रहा है। तो अगर 5 इकाई के अंक पे आ रहा है तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसमें से 5 नहीं है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर इसमें ये पूछे कि बताओ 2 की भाजकता के नियम के अनुसार इसके अंदर 2 का भाग जाएगा? तो हाँ जाएगा, क्यों? इकाई के अंक पे क्या है 8 आ रहा है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। अब इसी प्रकार हम 3 का देखते हैं। तो मेरे को ये बताओ कि 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है? तो 3 की भाजकता का नियम ये बोलता है कि कोई भी डिजिट दे रखी हो, चाहे कितनी बड़ी हो, उसके अंदर जो भी अंक है, उनका पहले हम योग करेंगे। क्या करेंगे? सबको हम जोड़ेंगे और योग करने के बाद में उसमें 3 का भाग देंगे। अगर उस योगफल में 3 का भाग पूरा-पूरा जा रहा है, इसका मतलब उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा-पूरा जाएगा। कैसे समझो इस बात को? कि मान लो संख्या आ जाए 7, 4, 3, संख्या आ गई 743। अब पहले इसके अंकों का योग करो। तो 7 और 3 10 और 4 14, योग कितना हो गया? 14। अब ये बताओ इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है क्या? तो आप बोलोगे इसके अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा। तो नहीं जा रहा इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। समझ गए? अब जैसे 729 ये ले लिया हमने। अब इसमें पहले जोड़ो। जोड़ो देखो 7 और 2 9 और 9 और 9 18। तो बताओ 18 के अंदर 3 का भाग जा रहा है क्या? हाँ 6 3 18 यानी 18 में 3 का भाग जा रहा है। तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा-पूरा जाएगा। समझ में आ गया सबको? यानी इसमें क्या करना है कि जो भी कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो उसके अंदर उनके अंकों का पहले हमको योग निकालना है और योग निकालने के बाद में उस योगफल में हम 3 का भाग देंगे। तो अगर उसमें पूरा-पूरा भाग जा रहा है इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। समझ में आ गया सबको? आगे देखो। आगे है 4 से भाजकता का नियम। अब बताओ 4 से भाजकता का नियम हम कैसे पता करेंगे कि इस संख्या में 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा? तो इसका नियम ये है कि कोई भी डिजिट की संख्या दे रखी हो, ठीक है? उसके जो लास्ट के 2 डिजिट है, कितने? लास्ट के 2 यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक। इन दोनों में अगर 4 का भाग जा रहा है, तो ये समझो कि उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा-पूरा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो, ये संख्या आ गई, ये संख्या आ गई मान लो 5, 4, 1, 6। अब आपको क्या करना है 4 की भाजकता के नियम के अनुसार इसके अंदर ये देखना है कि लास्ट की 2 डिजिट यानी 16 है। तो बताओ इस 16 में 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा? तो आप बोलोगे हाँ 4 चौक 16 यानी जा रहा है। तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। याद रह जाएगा, सिंपल सिंपल बात है। 2 का पढ़ लिया हमने, 3 का पढ़ लिया और 4 का। अब बात करते हैं 5 की, यानी 5 से भाजकता का नियम, यानी हम कैसे पता करेंगे बिना भाग देके कि इस संख्या में 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 5 के भाजकता का नियम बोलता है कि इकाई के अंक पे या तो 0 हो या फिर 5 दे रखा हो। अगर ये दोनों डिजिट आपको दिखाई दे रही है इकाई के अंक पे, या तो 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, तो इसके अंदर फिर क्या होगा 5 का भाग पूरा-पूरा जाएगा। जैसे 550, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। कैसे जाएगा? लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। दूसरी संख्या अगर हम डिस्कस करें तो ये मान के चलो
तो इसके अंदर देखो इकाई के अंक पे क्या है, 5 है। तो यानी आगे वाले हमको नहीं देखने, ओनली इकाई का अंक देखना है। 5 या 0 आ रहा है, इसका मतलब उस संख्या में 5 का भाग पूरा-पूरा जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अब बताओ 6 की भाजकता का नियम क्या कहता है? आपको अगर पता है तो आप बताओ कि 6 की हम कैसे पता करेंगे कि इसमें 6 का भाग पूरा-पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो इसको देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि 6 है, तो उसको हम तोड़ सकते हैं 2 भागों में। कितने में? 3 दूनी 6 यानी 2 और 3। यानी इसको याद करने का तरीका है, शॉर्ट सा मैं बता दूं आपको कि 6 की भाजकता के नियम का पता करने के लिए कि इसमें 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा-पूरा जाना चाहिए और 3 का भाग। अगर इन दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब उस संख्या में 6 का भाग भी पूरा-पूरा जाएगा। कैसे पता करेंगे देखो, 2 की भाजकता का हमने पढ़ लिया। कैसे? 0, 2, 4, 6 और 8। सबसे पहले तो अगर 6 की भाजकता से पता करना है, तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या हो जाएगा? इन सबको देखना है। अगर ये इकाई के अंक पे है, तो उम्मीद हो जाएगी कि इसमें 6 का भाग जा सकता है, क्योंकि 2 का भाग जाना ज़्यादा ज़रूरी है। 2 का भाग अगर कन्फर्म हो गया कि हाँ, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में 3 से ट्राई करना है। तो 3 का हमने अभी-अभी पढ़ा कि जितने भी अंक दे रखे हैं, उनको क्या करना है? प्लस करना है सबको। प्लस करने के बाद में उसमें 3 का भाग दे के देखो, अगर वो जा रहा है, तो इसका मतलब 2 और 3 का दोनों का अगर कन्फर्म हो गया, तो उसमें 6 का भाग भी पूरा-पूरा जाएगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यानी 6 में क्या करना है हमको? दोनों का ट्राई करना है, 2 का भी करना है और 3 का भी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई संख्या बताओ। देखो, मान लो 2, 3 और 4 ये संख्या है। अब इसमें देखो लास्ट में 4 आ रहा है, कितना आ रहा है? 4। अब इसका मतलब ये तो हमको पता चल गया कि इसमें 2 का भाग तो जाएगा। अब 3 का और पता करें तो 4, 3, 7 और 2, 9। तो बताओ योग अगर 9 हो रहा है, तो 9 में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, बिल्कुल जाएगा। तो 9 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 6 का भाग भी पूरा-पूरा जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? बस ऐसे सिंपल-सिंपल है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर हम वहाँ पे भाग देने लग जाएँ, तो ये समझ के चलो कि पर क्वेश्चन हमको वहाँ पे 30-40 सेकंड का टाइम मिलता है, तो उतना उसमें हो नहीं पाएगा। अब बात करते हैं हम 7 की भाजकता का नियम। ये थोड़ा-सा अलग-सा है, क्योंकि 7 की भाजकता के नियम में डायरेक्ट कोई हम पता नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा-सा ये ट्रिक है कि मान लो कोई भी संख्या दे रखी है, उस संख्या में जो इकाई का अंक है, उस इकाई के अंक को पहले 2 से गुणा करो। किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। उसके बाद में जो आंसर आएगा, उस आंसर को इस जो बची हुई संख्या है, इसमें से माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। बाद में ट्राई करना कि उसमें 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा, तो इसमें पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा, और अगर 7 का भाग चला जाए, तो ये मान के चलो पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें 4, 3, 7, 1, ये मान लो कोई संख्या आ गई हमारे पास। अब सबसे पहले इकाई के अंक को क्या करना है? 2 से गुणा करना है। तो कितना होगा? 2 एकम 2। तो संख्या बची है 4, 3, 7। इसमें से 2 घटाना है। तो बताओ 2 घटाएँ कितना बचेगा? 435। कितना आ गया? 435। अब आगे या तो हम यहीं पे भाग दे के देख सकते हैं, या फिर हम और शॉर्ट कर सकते हैं कि इकाई के अंक को क्या करना है? फिर से 2 से गुणा करना है। तो बताओ 5 दूनी 10। तो पीछे कितना बचा? 43। इसके अंदर 10 घटाएँगे तो कितना आ जाएगा? 33। कितना आ गया? 33। अब इसमें 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये हमको ट्राई करना है। तो 7 का भाग 33 में नहीं जा रहा, तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। बस थोड़ा-सा ये लेंथी है, लेकिन आपको थोड़ा-सा पता भी होना चाहिए कि 7 की भाजकता का नियम क्या कहता है। आगे देखो, 8 से भाजकता का नियम क्या है? 8 से भाजकता के नियम में जैसे हमने 4 का पढ़ा था, यानी 4 की भाजकता में क्या था? लास्ट के जो 2 अंक थे, कितने अंक? इकाई और दहाई के अंक। उसमें अगर पूरा-पूरा भाग 4 का जा रहा है, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। 8 की भाजकता में थोड़ा-सा इसको एडवांस कर दो कि लास्ट के जो 3 अंक है, अगर उसके अंदर 8 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये कोई संख्या दे रखी है, ये हमारे पास संख्या आ गई, यानी 5, 4, 3, 0, 1, 6। अब हमको क्या करना है? 8 से ट्राई करना है कि 8 का भाग इस पूरी संख्या में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कौन-सा है? या तो पूरी संख्या में हम 8 का भाग देके ट्राई करें, या फिर टाइम बचाने के लिए हम लास्ट के जो 3 अंक है, उसमें ट्राई करेंगे कि 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो लास्ट के 3 अंक है 0, 1, 6, यानी 16 है। 16 में 8 का भाग पूरा-पूरा जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। तो बताओ थोड़ा-सा ईज़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये? हो रहा है, तो अब आगे देखो। 9 की भाजकता का नियम क्या कहता है? तो 9 की भाजकता का नियम भी सेम टू सेम वो का हुआ है जो हमने 3 की भाजकता का नियम पढ़ा था। 3 की भाजकता का नियम क्या था?
कि पहले सबसे पहले क्या करना है, हमको अंकों का योग करना है। क्या करना है, सबसे पहले अंकों का योग करना है, और योग करने के बाद में हमको भाग दे के देखना है 9 का, यानी उसमें 3 का भाग दिया था, इसमें 9 का भाग देना है। मान लो कोई संख्या दे रखी है 3 4 7 2 1। पहले इसको क्या करो, योग करो। योग करने के बाद में जो योगफल आएगा उसके अंदर हमको देखना है कि 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर 9 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। जैसे ये कितना हो गया, 7 है 3 10 है 4 14 15 16 और 1 17। कितना हो गया, 17। अब बताओ 17 में 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। समझ में आ गया सबको? आगे देखो, 10 की भाजकता का नियम क्या कहता है। 10 की भाजकता तो सबको पता है, कैसे कि लास्ट में अगर 0 है तो उसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और अगर 0 नहीं है तो भाग नहीं जाएगा। जैसे 50 है, तो बताओ 50 में 10 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, हाँ बिल्कुल, 0 से 0 कैंसिल, 5 बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार 500 मान लो, 550 मान लो, यानी लास्ट में जो 0 आएगा तो 10 का भाग जाएगा और वरना नहीं जाएगा। अब एक और पढ़ते हैं हम 11 की भाजकता का नियम। तो 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो लगभग 11 की भाजकता के नियम से आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। कैसे, देखो मान लो कोई संख्या दे रखी है 3 2 5 4 1, ये मान लो संख्या आ गई हमारे पास, ठीक है। अब 11 की भाजकता का नियम, यानी हमको ट्राई करना है इसमें 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सम वाले अंक एक साथ लेंगे और विषम अंक वाले एक साथ। यानी इसका मतलब समझो कि 1 3 5 7 इस स्थान पे जो अंक आ रहे हैं उसको तो एक जगह जोड़ना है, और 2 4 6 8 यानी सम स्थान पे जो अंक आ रहे हैं उसको एक स्थान पे जोड़। जैसे समझो, इसमें देखो एक ले लिया, फिर 3 अंक वाला ले लिया, फिर 5 पे जो है वो ले लिया। तो कितना हो गया, 5 है 3 8 और 1 9, और इधर हो गया 2 और 4 4 यानी 6। अब इनको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो आंसर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। बस आपको ये ट्राई करना है। अब बताओ इसमें कितना टाइम लगा है, मुश्किल से मुश्किल 20 सेकेंड। ठीक है, तो बताओ आप कर सकते हो। यानी इसमें आपको एकदम से रट लेना है कि 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है। 11 की भाजकता का नियम ये बोलता है कि सम स्थान पे जो अंक आ रहे हैं उसको एक जगह जोड़ो, विषम स्थान पे जो अंक है उनको एक जगह जोड़ो, फिर आपस में इनको घटा दो। घटाने के बाद में जो आंसर आएगा उसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन फर्स्ट क्या है कि या तो उसमें होना चाहिए कि वो 11 से पूरा पूरा भाग जा रहा हो, यानी जो आंसर निकल के आएगा उसके अंदर या तो 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि आंसर है वो जीरो आ जाए। क्या आ जाए, आंसर जीरो आ जाए। बस अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब 11 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अब देखो इसमें आंसर क्या आया हमारा, 3 निकल के आया। तो इसका मतलब ना ही तो ये जीरो है और ना ही इसमें 11 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर 11 का भाग नहीं जाएगा। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो, 121। अब देखो ये और ये दोनों जोड़ो, और ये अब आगे संख्या नहीं है तो इसको एक जगह रखो। तो एक और एक दो, और बीच वाला दो, यानी दो में से दो गया, कितना आ गया, जीरो। तो यानी या तो जीरो आएगा या फिर 11 से भाग जाएगा। तो बताओ 11 की भाजकता का नियम समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे चलो। अब हम पढ़ते हैं, देखो आरोही क्रम और अवरोही क्रम। क्वेश्चन ये आ जाए कि संख्या दे रखी हो और हमको ये पूछ ले कि इन संख्याओं को पहले आरोही क्रम में लिखो या फिर इसको अवरोही क्रम में। तो अगर आपको पता नहीं होगा कि आरोही क्रम कैसा होता है और अवरोही कैसा होता है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो बताओ, आरोही क्रम का मतलब ये है कि छोटे से स्टार्ट करना है। कहाँ से? छोटे से बड़े की ओर। कहाँ से? छोटी संख्या से लेके बड़ी संख्या की। समझ में आ गया? कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो संख्या दे रखी है 5 9 3 4 15, और इधर मान लो पहले 10। अब बताओ, अगर ये आपके पास संख्याएं हो और ये बोले कि इनको क्या करना है, हमको आरोही क्रम में करना है, तो आरोही क्रम क्या बोलता है, सबसे पहले छोटी संख्या। तो बताओ इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे 3 है। कौन सी है? 3। ठीक है, आगे देखो, 3 के बाद में क्या है, 3 के बाद में 4, फिर 5, उसके बाद में देखो 9, और बाद में क्या हो जाएगी, 9 के बाद में 10, और 10 के बाद में क्या है, 15। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यानी छोटी से लेके बड़ी की ओर जाएंगे तो वो हो जाएगा आरोही क्रम, और इसका एकदम से उल्टा है, वो है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या कहता है कि बड़ी से छोटी संख्या की ओर।
बड़ी से छोटी संख्या। तो बताओ इसको कैसे करेंगे? मान लो एग्जाम्पल के तौर पे वही, मान लो 15, 18, 10 और 5 और 19 ये संख्या दे रखी हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो मेरे को ये बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे? तो आप बोलोगे 19 लेना है। उसके बाद में 18, फिर 15, फिर 10 और फिर 5। तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी अवरोही और आरोही दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, आगे देखो। अब हम बात करेंगे कि घात संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। ये भी एकदम से ये मान के चलो इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि घात संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले तो ये समझो कि इकाई का अंक कौन सा होता है। मान लो संख्या आ गई 576, तो इसमें देखो ये जो 6 है ना, ये है इकाई का अंक। कौन सा है? इकाई का अंक। और 7 है, ये कौन से स्थान पे? दहाई के अंक पे। और फिर आगे सैकड़ा, यानी ये क्रम क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये आप सबको पता है। तो हमको ये ज्ञात करना है कि इकाई का अंक क्या होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि घात संख्या कौन सी होती है। घात संख्या मतलब ये हो गया कि 56 की पावर दे रखी है 12 मान लो, या फिर 15 की पावर 2 दे रखी है, या फिर 10 की पावर 1 दे रखी है। तो बताओ इसको सॉल्यूशन क्या है? 10 की पावर 1 का हमको पता है कि 10 हो जाएगा। 15 की पावर 2 है तो इसका भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 15 गुना 15, यानी 2 बार हमको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये 56 की पावर 12 आ गई, या फिर 112 आ गई, या फिर 1123 हो गई। अब बताओ इतनी अगर लेंथी संख्या बन जाए तो बताओ हम उसको मल्टीपल कर पाएंगे? या फिर हमको कैसे पता चलेगा कि इस सारी संख्या को ऐसे गुना करने पे, यानी जैसे 15 की पावर 2 है तो 15 गुना 15 कर लिया, या फिर 3 होती तो 3 बार मल्टीप्लाई करते। तो जो लास्ट में आंसर निकल के आता, वो आंसर का हमको कैसे पता चलेगा कि उसके इकाई के अंक पर क्या अंक आएगा? क्या हो जाएगा कि उसका इकाई का अंक क्या होगा? बस सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो हम इसको 4 भागों में तोड़ के पढ़ेंगे। 4 भाग कौन कौन से है वो आप समझो। पहला है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6। समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि कोई भी संख्या है, यानी मान के चलो इस सृष्टि में जितनी भी संख्या है उसके अंदर इकाई पे क्या क्या आ सकता है? या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6, 7, 8, 9। इसके अलावा बताओ कोई भी अंक ऐसा है क्या जो आ सकता है? नहीं है, क्योंकि अंक ही इतने हैं। तो देखो हम 4 का तो एक साथ पढ़ेंगे। यानी यदि इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो। क्या हो? इकाई का अंक, यानी कोई भी संख्या दे रखी है उसका अगर इकाई का अंक इनमें से कोई है तो उसकी घात चाहे कितनी भी हो, चाहे उसके ऊपर 1200 घात हो, 525 घात हो, या फिर 2 हो, चाहे 9 हो, चाहे 50 हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जो आंसर आएगा उसके अंदर भी इकाई का अंक सेम टू सेम रहेगा। तो बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? यानी कैसा फैक्ट है ये देखो। मान लो क्वेश्चन आ गया 576 और इसकी पावर दे रखी है 18। अब आपको ये पूछे कि अब बताओ 576 की पावर 18 है। अब इसमें सोल्व करेंगे हम इसको, अब सॉल्यूशन करोगे तो उसके अंदर जो आंसर आएगा उस आंसर में इकाई का अंक क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना, पूछेगा ओनली इकाई का अंक, क्योंकि हम इसके अलावा इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इकाई का अंक क्या होगा? तो आपको अगर ये फैक्ट पता हो ना तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 576 में इकाई का अंक क्या है? 6 है। और 6 हमारे यहाँ से आ रहा है, यानी 0, 1, 5, 6 में से 6 यहाँ पे है। तो चाहे पावर 18 की बजाय चाहे 118 हो, चाहे 512 हो, कुछ भी हो, जो इकाई का अंक आएगा वो 6 का 6 ही आएगा। तो बताओ कितनी मजेदार बात है ये, कि हमको ओनली 1 सेकंड में पता चल गया कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि इस एग्जाम के अंदर भी इस फैक्ट से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यानी याद रखना आपको 0, 1, 5 है, या फिर 0, 156, इसमें से अगर कोई भी अंक इकाई के स्थान पे है तो उसकी चाहे घात कितनी भी हो, आंसर के अंदर भी सेम टू सेम वही डिजिट आनी है। उम्मीद है समझ में आ गया आपको, है ना? आगे देखो, यदि इकाई का अंक 9 दे रखा हो, क्या हो? 9। यानी हमारे पास ऑप्शन क्या थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके अलावा कोई डिजिट नहीं है ना हमारे पास। तो हमने देखो 1 का पढ़ लिया, 0, 156, यानी 0, 1,
5 और 6। 4 का तो हमने सॉल्यूशन कर दिया कि 0, 1, 5 और 6 अगर आ जाए तो उसके अंदर तो हमको कुछ नहीं करना, वो का वो रहेगा जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम बात करते हैं 9 की। इसकी बात करेंगे हम 9 की। तो 9 का क्या हमको क्या करना है देखो, तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो हो जाएगा सम, एक हो जाएगा विषम। अब आप ये बोलोगे कि ये सम और विषम यहाँ पे कहाँ पे आ गए और इसका क्या सिस्टम है, तो मैं समझाता हूँ। देखो, यदि संख्या का इकाई का अंक 9 दे रखा हो, क्या दे रखा हो, 9, यानी मान लो कोई संख्या दे रखी है, मान लो 349। अब मेरे को ये बताओ इकाई का अंक क्या दे रखा है, यहाँ पे 9 दे रखा है, कितना है 9। अब यहाँ पे जो घात आएगी वो मान लो 15 आ गई। क्या आ गई कि 349 की पावर 15 दे रखी है। अब इसमें इकाई का अंक बताना है हमको सॉल्यूशन में कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना है इकाई का अंक क्या आया है, 9 आ गया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमको ये पकड़नी है कि इसकी घात देखो, ये घात क्या है, 15। अब 15 या कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि ऑप्शन क्या है, या तो वो सम होगी या विषम होगी। यानी जो 15 दे रखा है या 15 की जगह कुछ भी डिजिट आ जाए तो वो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो सम संख्या हो जाएगी या वो विषम। इन दो के अलावा कोई संख्या हो सकती है क्या, ये बताओ। आप बोलोगे नहीं, इन दो के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यानी या तो वो संख्या सम हो जाएगी या वो विषम होगी। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे जो 15 दे रखा है ये सम है या विषम है। आप बोलोगे सर विषम है। ठीक है, अगर 15 की जगह मान लो 152 दे रखा हो, तो बताओ क्या हो जाएगी, ये सम संख्या हो जाएगी। तो हम दोनों का फैक्ट पढ़ेंगे कि अगर सम आ जाए तो हम क्या करेंगे और विषम आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो देखो, ऑप्शन है हमारे पास दो। यदि सम संख्या हो जाए, कौन सी संख्या आ जाए, सम, तो आंसर क्या आना है, और अगर विषम आ जाए तो आंसर क्या आना है। समझ में आ गया। तो याद रखना, सम संख्या आ गई तब तो आंसर 9 का 9 आएगा। कितना आएगा, 9 का 9 आएगा। और अगर विषम संख्या आ गई, नहीं सॉरी, अगर विषम संख्या आ गई तब तो 9 का 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 का 9। यानी मान लो कोई भी संख्या दे रखी है, यानी 9 की पावर 1 दे रखी है, तो 1 क्या है, विषम है एक सम है, विषम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। अगर 9 की पावर यहाँ पे 5 दे रखी हो, तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 आंसर आएगा। अगर यहाँ पे सम संख्या दे रखी हो तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। अब इसको देखो याद कैसे करोगे। मान लो आपको ये याद रखना है कि संख्या दे रखी है, मान लो 4, 3, 9 की पावर दे रखी है 16। दूसरा क्वेश्चन है 159 की पावर दे रखी है 23। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ पहले और दूसरे के अंदर इकाई का अंक क्या आएगा। तो इकाई कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पे कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो 9 का तो हमने क्लियर कर दिया। अब ऊपर देखो, इस साइड में सम संख्या है, इस साइड में क्या है, विषम संख्या। तो मैंने क्या बताया, अगर विषम संख्या आ गई तो आंसर रहेगा 9 का 9, और अगर सम संख्या आ गई तो आंसर हो जाएगा 1। इतना याद रखना है, याद रह जाएगी सबको। यानी अगर विषम आ गई तो वो 9 है तो वो 9 का 9 ही रहेगा, और अगर सम संख्या आ गई तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताओ याद रह जाएगा या नहीं रह जाएगा। अब इसी प्रकार हम इस 4 का देखेंगे। इसका देखेंगे हम 4 का। तो 4 में भी सेम टू सेम वही काम करना है कि कोई भी संख्या हो, उसका अगर घात, क्या हो, घात, या तो दे रखी हो सम और या दे रखी हो विषम। तो अगर विषम आ गई तो 4 का 4 आ जाएगा, और सम आ गई तो 6 आ जाएगा। आपको इतना ही याद करना है। यानी दोनों देखो मिलते जुलते हैं। इसमें भी विषम आ गई, क्या आ गई, विषम। तो विषम में तो 9 का 9 रहेगा, तो इसमें भी विषम है तो 4 का 4 रहेगा। याद रह जाएगा, थोड़ा सा आप इसको रिलेटेड करके रखो। और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। बस, इसके अलावा आपको कुछ रटना नहीं है। यानी हमने क्या पढ़ा, 0, 156 आ जाए तब तो सेम टू सेम वो रहेगा। अगर इसके अलावा 9 आ जाए तो सम और विषम देखना है 9 में, और 4 आ जाए तो सम और विषम देखना है। अगर दोनों में विषम संख्या है तो सेम टू सेम 9 का 9 रहेगा, और यहाँ पे 4 का 4 रहेगा। और अगर सम संख्या आ गई तो 9 वाले में तो 1 हो जाएगा, और 4 वाले में 6 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 154 दे रखा है, कितना, 154। अब इसकी पावर दे रखी है 12। तो बताओ 12 सम संख्या विषम संख्या, आप बोलोगे सम है। तो सम के अंदर इकाई का अंक कितना आ जाएगा, आंसर 6। और अगर 12 की जगह यहाँ पे 21 होता तो बताओ आंसर कितना आ जाता, 4 आ जाता। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 दे रखा हो, कितना,
अब देखो हमने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो देखो हमने 0, 1, 5 और 6, ये तो हमने फर्स्ट राउंड में पढ़ लिया। फिर हमने क्या देखा, 4 का देख लिया और 9 का देख लिया। अब बताओ पीछे क्या बचा है, पीछे बच गए, देखो क्या क्या बचा है, एक तो 2, 3 बच गए और एक 7, 8 बच गए। बताओ इनके अलावा कोई संख्या बची है क्या, नहीं बची ना, तो हम इनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, यदि किसी संख्या इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 दे रखा हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो भी घात दे रखी हो, चाहे कितनी भी बड़ी घात हो चाहे कितनी भी छोटी घात हो, उसके अंदर क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। याद रह जाएगा सबको, किसका भाग देना है, 4 का। ये मान लो ये 4 संख्या है, तो याद रह जाएगा कि 4 से हमको भाग देना है। अगर भाग, मेरे को पहले ये बताओ कि कोई भी संख्या हो उसके अंदर अगर हम 4 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 4 से, तो क्या कंडीशन बन सकती है। कंडीशन मतलब शेषफल क्या बच सकता है। पहली कंडीशन ये है कि शेषफल 1 आएगा, इसकी बात हो रही है यहाँ पे शेषफल की। पहली कंडीशन शेषफल 1 बच सकता है, दूसरी कंडीशन शेषफल 2 बचेगा, तीसरी कंडीशन 3 बचेगा और चौथी कंडीशन कि भाग पूरा पूरा चला जाएगा यानी शेषफल 0। इसके अलावा कोई कंडीशन बन सकती है क्या, अगर हम 4 का भाग कोई भी संख्या में दें तो शेषफल के अंदर, क्यों 3 तक, क्यों 4 क्यों नहीं, क्योंकि 4 फिर में 4 का भाग जाएगा आराम से एक बार, तो बताओ शेषफल 0 आ गया। तो यानी इसके अलावा कोई कंडीशन हमारे पास नहीं आएगी। तो इन चारों कंडीशन का हमको यूज करना है और यूज करते यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, कोई भी कितनी भी बड़ी डिजिट दे रखी हो जिसके अंदर इकाई के अंक पे ये चारों में से कोई भी एक हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3, 6, 7 ये दे रखा है हमको, तो इसमें देखो इकाई का अंक क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, यानी इसमें से आ रहा है ना, हाँ। अब अगर इसकी घात मान लो 17 है, कितनी घात है, 17। अब अगर 17 में हमको क्या करना है, 4 का भाग देना है। सबसे पहले ये देखना है कि घात है उसके अंदर हमको 4 का भाग देना है। अब यहाँ पे 17 है, ये अगर 117 होता या फिर 217, जो भी मतलब एक्स वाई जेड कितनी भी बड़ी घात हो, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है। और 4 का भाग छोटे छोटे बच्चे भी दे सकते हैं, तो आपको वो टेंशन है। तो यानी हमने यहाँ पे कितना लिया, 17, कितना ले लिया, 17। तो अब मेरे को ये बताओ, 17 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16 है, और शेषफल कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी हमारी पहली कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो गई, शेषफल कितना आ गया, 1। अगर शेषफल 1 आ जाए तो हमको ये करना है कि जो इकाई के अंक पे 7 है या 8 है या फिर 2 है या 3 है, कुछ भी है, तो अगर शेषफल 1 आ गया तो उसकी घात 1 करनी है। अगर शेषफल इन कंडीशन 2 आ गया तो उसकी पावर 2 करनी है। शेषफल 3 आ गया तो उसकी पावर 3 करनी है। और चौथी याद रखना कि अगर शेषफल 0 आ गया तो उसकी पावर 4 करनी है। इतना अगर आप कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को करने में। कैसे करेंगे देखो, कंडीशन याद रह जाएगी। सबसे पहले हमको क्या करना है, इन चारों में से देखना है कि अगर इन 4 में से कोई संख्या दे रखी है तो क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। क्या करना है, 4 का भाग। तो एक वाली कंडीशन हमने देख ली कि एक एग्जाम्पल और ले लो, मान लो 3, 2, 1 और 8 ले लिया। ये संख्या हमारे पास है। इस संख्या में मान लो यहाँ पे 21 है, चलो 22 ले लो, इस बार 22 ले लिया, यानी इसकी पावर 22 करनी है। और उसके बाद में ये देखना है कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 4 का भाग देना है। तो 22 में 4 का भाग दिया तो 5 चौक 20, शेषफल कितना आ गया, 20 के बाद में 21, 22, यानी शेषफल आ गया 2। शेषफल कितना आ गया, 2। अब क्या करना है कि इकाई का अंक कुछ भी हो इन चारों में से, उसकी पावर 2 कर दो। तो 8 की पावर 2 करना है। तो 8 की पावर 2 यानी 8 गुणा 8, तो कितना हो गया, 64। और 64 के अंदर इकाई का अंक क्या है, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एकदम इजी है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अगर इन केस मान लो यहाँ पे 3 शेषफल आ जाते, कितना आ जाता, 3, तो 8 की पावर हम 3 करते। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अगर यहाँ पे भाग पूरा पूरा चला जाए यानी 0 हो जाए तो 8 की पावर क्या करते हैं हम, 4 करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात होते हैं। तो मान लो 15 दे रखा है। अब मेरे को ये बताओ कि 15 की अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे।
तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हो जाएगा कि 15 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा रहा है, या इसके टुकड़े करने हैं। तो टुकड़े कैसे करेंगे, 3 × 5। अब बताओ इसके अलावा कोई टुकड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, बस ऐसे ही। अब मान लो इन केस 18 है, तो 18 का टुकड़ा कितना हो जाएगा, 2 × 3 और ×3, तो ये हो जाएगा इसके 18 के टुकड़े। अब आपको एक बात करना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखो इसके 2 टुकड़े हो गए, 3 और 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कितना आंसर हो जाएगा, 2। इसके अंदर देखो 3 टुकड़े हो गए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। उम्मीद है समझ में आ गया। अब इसी पे देखो, ये तो नॉर्मल था। अगर कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 37 30 की पावर 7 गुणा 22 की पावर 5 गुणा 34 की पावर 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है कि टोटल कितने होंगे। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब ये देखने में आपको ये लग रहा है कि आपको ऐसे कोई आइडिया नहीं आ रहा कि हम इसको करेंगे कैसे। 30 की पावर 7 करेंगे क्या, बताओ। यानी 30 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 30 गुणा 30 गुणा 30 गुणा ऐसे, या फिर 22 को 5 बार करेंगे, या फिर 34 को 11 बार करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना। हमको यहाँ पे क्या करना है कि 30 को पहले ये देखो कि 30 का टुकड़ा क्या होगा। तो आप बोलोगे कि 3 गुणा, ये हो गया, यानी 2 × 3 × 5। ये किसके टुकड़े हो गए, 30 के। और इसकी पावर कितनी दे रखी है, 7। तो ये 7 का 7 लिख दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर 22 के करो, तो 22 का कितना हो जाएगा, 2 × 11, और पावर कितनी दे रखी है, 5। ठीक है। और आगे बताओ, आगे है 34, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 × 17, यानी 17 दूनी 34 होता है, और इसकी पावर है 11। बताओ इतना आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। यानी एक तो एकदम इजी सा है, ये 30 का टुकड़ा करना है। अब आप बोलोगे कि अगर हमको नहीं पता कि इसका टुकड़ा क्या होगा तो हम कैसे करेंगे। तो देखो 30 को ऐसे लिखो, फिर ऐसे लाइन करो, फिर सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 15 बार। फिर 3 का देना है, कितनी बार, 5 बार। फिर 5 का देना है 1। ऐसे आपको छोटी क्लासों में पढ़ाया गया होगा। तो इस प्रकार हमको पता चल जाएगा कि इसके क्या टुकड़े होने वाले। ठीक है, आगे देखो। तो फिर यहाँ तक आप कर लोगे। अब आपको क्या करना है, सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपको संख्या काउंट करनी है। संख्या बोले तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। कितनी संख्या है, 3, और पावर कितनी है, 7। तो इसको मल्टीप्लाई करना है। इतना काम हो जाएगा क्या, बताओ। अब नीचे देखो, 2 संख्या 1 और 2, कितनी संख्या है, 2, और पावर कितनी है, 5। नीचे भी 2 संख्या है और पावर कितनी है, 11। बस इतना आप कर सकते हो। अब देखो 7 ये कितना हो जाएगा, 21, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22। अब इसको आप टोटल कर लो। टोटल करने पे हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 20 30 40 और 41 42 43 हो गया क्या, 20 और 20 40 53 हो गया। कितना हो गया, 53। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस पूरे समीकरण का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी। थोड़ा सा लेंथी है, वो भी आपको देखने में लग रहा है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप लिखने की जरूरत ही नहीं है इसको, डायरेक्ट आप देख सकते हो। 30 के कितने हो जाएंगे, 2 × 3 × 5 यानी 3, और ऊपर पावर कितनी है, 7, तो 7 ये 21। आगे 22 का 2 × 11, तो कितने टुकड़े, 2, और पावर कितनी है, 5, तो 2 × 5 यानी 10। और फिर आगे 34, 17 दूनी 34, पावर कितनी है, 11, तो यानी 11 दूनी 22। इनको ऐड करना है, ऐड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखो, अब थोड़े से सूत्र हैं, 2 4 हैं। ये क्या है कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। n का मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार, यानी कंटिन्यू की बात हो रही है यहाँ पे, लगातार n संख्या। मान लो कल को क्वेश्चन आ जाए कि 5 तक की, यानी लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 5 संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5। अब इसका योगफल हमको ज्ञात करना है। तो अगर हमको इसका डायरेक्ट सूत्र पता हो तो हमको कल को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे को ये बताओ कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, n कोष्टक n+1/2। बस अब यहाँ पे n का मान क्या होता है, n का मान है कि कहाँ तक पूछिए, 5 तक, तो n की जगह 5 रखना है। 10 तक तो 10 रखना है। अब जैसे 5 लेके चलो हम, तो बताओ हम कैसे करेंगे इसको। n का मान 5 है, तो 5 गुणा n+1, यानी 5 में 1 जोड़ दिया, 6 और बट्टे 2, तो ये कट गया, और 5 दिए 15। तो यानी इसको आप जोड़ के देख लो, आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, यानी 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है, n कोष्टक n+1/2 हमारा यहाँ पे सूत्र है। अब बात करते हैं लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। यानी पहले हमने पढ़ा था
प्राकृत संख्याओं का योग, इस बार है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसको क्या सूत्र है, एन कोष्टक n+1 कोष्टक 2n+1 बटे 6। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसमें भी सेम टू सेम n का मान रखना है। अगर 10 आ गया, मान लो कि लगातार 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो वही यहाँ पे रखना है 10, यहाँ पे 10 और 1 कितना होगा 11, और यहाँ पे 10 दूनी 20 प्लस 1 21 और बट्टे 6। अब इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, आगे देखो। लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घन क्या होता है, पहले वर्ग था यानी स्क्वायर था, और इस बार क्या है, क्यूब है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सेम टू सेम नॉर्मल सा सूत्र है कि इसका हो जाएगा n कोष्टक n+1 बटे 2, और इसके पूरे की क्या है, स्क्वायर है। अब n का मान लो 3 तक है, तो 3 गुणा 3 और 1 4 बटे 2, और इसकी पावर भी 2। तो ये 2 से 2 गए, यानी 3 दूनी 6, और 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 36। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा ना। आगे देखो, आगे लगातार n सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। कौन सी संख्या दे रखी है, लगातार n सम संख्या दे रखी है। तो सम संख्या कौन सी होती है, हमने पीछे पढ़ ली। तो इसका योग हो जाएगा n कोष्टक n+1, बस इतना। ये हो जाएगा सम संख्या। मान लो कि 50 तक की सम संख्या पूछे, तो 50 गुणा 51, यानी 50 + 1 51 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ। आगे देखो, लगातार n विषम संख्याओं का, यानी सम का हमने निकाल लिया, विषम का तो एकदम से इजी है कि 2 दे रखा है उसका स्क्वायर कर दो, यानी 10 तक की दे रखा है तो 10 का स्क्वायर, 20 दे रखा है तो 20 का, 30 दे रखा है तो 30 का। तो उम्मीद है आज जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा, यानी बेसिक हमारा था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब कल इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो हमने 2 क्लासों में पढ़ा उस पे कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है, कौन से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम उसको सोल्व करेंगे, वो हम कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।